हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज एक नई टॉपिक, स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्वप्रेरण क्या होता है। तो स्वप्रेरण समझने के लिए दोस्तों एक बात जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कुंडली है जिसको एक कुंजी एवं एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जानना जरूरी है। तो चलिए हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, उसके बाद ये बताते हैं। और फिर भी अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के क्लिक करें और ये मेरा पहले वाला वीडियो इसके पहले का, उसको आप लोग जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर भी एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कुंडली है और कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे एक कुंडली कोई बना लीजिए, ये मान लो कोई कुंडली है और इस कुंडली को ये मान लो एक चुंबक है और इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक चुंबक है और इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से होकर के जाएंगी? इस कुंडली से। तो इस कुंडली से होकर के जाएंगी, तो जब इस कुंडली को आगे पीछे हम करेंगे तो इस कुंडली के फ्लक्स के, इस कुंडली के किसमें, फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस कुंडली के फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। कब उत्पन्न होगी? जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तब। ठीक है, जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस कुंडली में क्या होगा? उस कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, अच्छा रखा जाएगा, तो अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आप चाहो कि इसे चुंबक रख दो, यहाँ कुंडली रख दो, तो कुछ नहीं होगा। आपको या तो चुंबक को गतिमान करना होगा या फिर कुंडली को। मतलब जब तक उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तो प्रेरित धारा नहीं प्रवाहित होगी। इसलिए या कुंडली या चुंबक दोनों में से किसी एक को हमें गतिमान रखना होगा, इधर उधर घुमाते रहना होगा। जब घुमाते रहेंगे तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कुंडली है, इसको हम उठा लिए हैं, हाथ में लिए हैं, उसको ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो कभी एक चुंबकीय बल रेखा आती, कभी दो आती है, कभी तीनों आ जाती, चार पांच, कभी पूरी आ जाती, कभी कम आती, कभी ज़्यादा आती है। तो इसमें क्या हो रहा है? लगातार इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है और यही चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। और जब किसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे अपना ये टॉपिक, क्या? स्वप्रेरण। जैसे समझिए, ये हमारे पास एक कुंडली है और ये एक बैटरी, ये कुंजी। जैसे ही कुंजी को ऑन किया जाएगा वैसे ही क्या होगा? इस पूरे परिपथ में यानी इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होगी। और इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी कुंडली में, जैसे मान लो किसी कुंडली नहीं, किसी तार में, जैसे ये तार है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस तरह से इस तार के चारों ओर क्या स्थापित होगा? चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी वैद्युत क्षेत्र। जब तार में धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या स्थापित होगा? वैद्युत क्षेत्र। उसी तरह से ये तार है,
अब इस तार में जब ऐसे धारा प्रवाहित हो रही तो इसके चारों तरफ क्या स्थापित होगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, अब मान के चलिए ये कुंडली है और इस कुंडली में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया है। तो जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये कुंडली रहेगी। अब ये कुंडली इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो अगर इस के फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, किसके, इस वैद्युत क्षेत्र के यानी इस कुंडली के फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। वैसे यहाँ समझिए कि जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारी कुंडली, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र भी एक उत्पन्न हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो इसी कुंडली से होकर के तो गुजरेगा, इसी कुंडली से, और इसी कुंडली से होकर के गुजरेगा तो इसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होगा, जब ये धारा के मान में परिवर्तन होगा तब। धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। सीधी बात है ना। तो क्या हो, जब इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित कराई गई और धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। अब जब धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली के अंदर जो ये कुंडली बनी है, यानी पहले ये समझो इसके वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है, और वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। अब जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसमें एक धारा उत्पन्न होगी। यानी कि अभी मैंने क्या बताया, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा, एक प्रेरित धारा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जब इस कुंडली में इस यानी इस परिपथ से समझ लो, इस कुंडली में जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न होगा, तब इस कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जब कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इस कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित उत्पन्न हो जाएगी। अब बात समझिए, एक धारा पहले से बह रही है और एक प्रेरित धारा और उत्पन्न हो रही है। तो जो प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न होगी वो प्रेरित धारा क्या करेगी, इसमें प्रवाहित धारा का विरोध करेगी। हालांकि तो इसमें क्या हो रहा है, एक नई प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और यही जो घटना होती है इसी घटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब ये जो हो रहा है इसी घटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए स्वप्रेरकत्व तो समझ लिया जाए। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक समझने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ें मान लेनी होगी। माना, क्या मानेंगे कि मान लिया जैसे ये कुंडली है तो इस कुंडली में इस परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ में या इस कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो n है। इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है, और इस कुंडली में फेरों की संख्या, अब यदि प्रत्येक फेरे में, यानी जो एक फेरा है, एक फेरे में फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है वो फाई है, तो इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, n फाई। तो हम लिखेंगे कैसे, माना एक कुंडली है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली के प्रत्येक फेरे में, यदि कुंडली के प्रत्येक फेरे में फाई फ्लक्स परिवर्तन होता है, कितना, फाई फ्लक्स परिवर्तन होता है, और कुंडली में n फेरे हों तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन n फाई होगा। इतना लिख लिए। नहीं, जैसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, तो कुंडली में n फाई फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे इसको हम लिख दें, माना कुंडली में I
धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो और I धारा प्रवाहित हो और प्रत्येक कुंडली में या प्रत्येक फेरे में फ्लक्स परिवर्तन कितना हो, फाई हो। अब प्रत्येक फेरे में फ्लक्स परिवर्तन कितना है, फाई है। और यदि कुंडली में कितने फेरे हो, कैपिटल N फेरे हो, तब कुंडली में कितने फेरे हो, N फेरे हो, तब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखिए। तो कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा किसके बराबर होगा, N फाई के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर N फाई होगा, ठीक है। अब कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, N फाई। परंतु हम एक बात जानते हैं कि जो इसको N फाई को क्या कहा जाता है, N फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ठीक है। और जो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वो क्या होती है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब इस कुंडली में जितनी अधिक धारा प्रवाहित कराई जाएगी उतना ही अधिक इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अभी मैंने बताया इसकी डिफिनेशन में, है ना। या फिर जितना फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब है कि जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है वो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। परंतु यहाँ पे लिखेंगे, परंतु कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। अब बात समझिए, जो कुंडली है इस कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है N फाई, वो इस कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। जब अनुक्रमानुपाती होगी तो क्या हो जाएगा, N फाई प्रोपोर्शनल I, क्योंकि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N फाई और I क्या है, प्रोपोर्शनल में, चूंकि ये क्या है, प्रवाहित धारा है। तो अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल हटा दें तो N फाई बराबर एक कांस्टेंट लग जाएगा Li, जिसे क्या कहते हैं हम, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार नोट कर लें, फिर हम आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसे चुंबकीय फ्लक्स के रूप में कैसे लिखेंगे। पहला नंबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में। चुंबकीय फ्लक्स के रूप में, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा Li अपान में N, Li अपान में N, है ना। Li अपान में N, ये हो गया फ्लक्स के रूप में। और दूसरा चीज इसे किस रूप में लिखना है, वैद्युत वाहक बल के रूप में। किस रूप में, वैद्युत वाहक बल के रूप में।
अच्छा, वैद्युत वाहक बल के रूप में लिखने के लिए एक बात समझिए, इसके पहले हम लोग लेंज के नियम से क्या पढ़ चुके हैं, इक्वल टू माइनस का कैपिटल N डी फाई बाई डी टी पढ़ चुके हैं ना। अब करना क्या है, लेंज के नियम से, लेंज के नियम से हमें इस चीज़ को लिखना है। तो इस चीज़ को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, एन फाई का मान रखना होगा। जैसे समझिए, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें तो E बराबर, यहाँ N है, यहाँ डी फाई है, यहाँ क्या है, N फाई है। N फाई बराबर कितना है, L आई। अच्छा बात समझिए, L आई है। अब इसको हम ऐसे लिख दें, माइनस का N फाई, मान लो N फाई है और N फाई की जगह क्या है, L आई है। अच्छा, जैसे N कांस्टेंट है वैसे L कांस्टेंट है, यहाँ पे D फाई है, यहाँ पे I है, तो I को भी D आई लिख दें। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, L डी आई अपान में क्या लिखा है, डी टी लिखा है ना। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस का डी आई अपान में, एल डी आई अपान में डी टी। ये हो गया विद्युत वाहक बल के रूप में। समझ में आया। अब बात समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड, मतलब 1 एम्पियर, यदि किसी कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड प्रवाहित हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड प्रवाहित हो और उस कुंडली का विद्युत वाहक बल कितना हो, 1 वोल्ट हो, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो उसका जो स्वप्रेरण गुणांक होगा वो कितना होगा, उसका स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। मतलब ये कितना, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तथा उसका विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो, तो उसमें यानी उसका स्वप्रेरण गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हेनरी हो जाएगा, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, हेनरी। समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।